उसके हिसाब से सही बात है। जैसे मैं हूँ, हम लोग पहला कार्यक्रम ही आज की भीड़ में खड़ा हूँ, मुझे खुद तकलीफ हो रही, अपराध बोध हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं बहुत मतलब सिस्टम को मानने वाला है। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये सब ये तो हम सभा है, ये मतलब ये गंवारी है, ये ठीक नहीं। और ये सब ये लोग करवाते, हमने मना भी किया था, मैंने कहा मत करना, हम टेलीफोन बात कर लेंगे। हम हमारे नेता से वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उनमें हम लोगों से संपर्क में है, मोबाइल के थ्रू। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र सरकार के आला मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट कोरोना से लड़ाई में महत्वपूर्ण मान रहे हैं। लेकिन होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 50 दिन से चल रहे लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करना नहीं सीख पाए हैं। सांसद के आते ही भाजपा कार्यकर्ता अपने को सांसद का करीबी दिखाने के चक्कर में सोशल डिस्टेंस व कोरोना की गाइडलाइन को भूल बैठे। पहले तो रेस्ट हाउस में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी, उसके बाद आईटी सेंटर सहित अन्य स्थानों पर भी यही हाल रहे। सांसद के खेद व्यक्त करने के बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगातार सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाना जारी रखा। हालांकि इस बीच आईटी सेंटर में हुई बैठक के दौरान ही दूर दूर कुर्सियां रखे होने के चलते कार्यकर्ताओं में सोशल डिस्टेंस रहा, लेकिन वहां से बाहर निकलते समय एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंस को भूल गए। सांसद की कुछ समय पहले दी हुई सीख को भाजपा कार्यकर्ता खुद को सांसद का करीबी दिखाने के चक्कर में बार बार भूलते नजर आए। रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखते हुए सांसद ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ इतनी भीड़ में खड़ा हूँ, मुझे खुद तकलीफ हो रही है, अपराध बोध हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं खुद सोशल डिस्टेंस को मानना वाला व्यक्ति हूँ। रेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगी भीड़ पर सांसद ने दो टूक कहा कि यह सोशल डिस्टेंस नहीं है, यह गंवारी है, यह ठीक नहीं है, यह सब यह लोग करवाते हैं। हम अपने नेता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है व्यापारियों की तरफ से भी आ रही है कि दुकान जो खुलने का समय है आई भाई, तो किस तरीके से नहीं क्या है, ये एक्चुअली सामान्य परिस्थितियां नहीं, ये लॉकडाउन किसी मतलब कारण के किसी वजह से ऐसा नहीं है कि ये वजह है इसलिए लॉकडाउन है। इसमें तो पूरी ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा को उसके हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। आपके हाथ में है नहीं है वायरस कैसे फैलेगा, कहाँ फैलेगा, कहाँ नुकसान कर जाएगा। तो इसमें जो पूरे देश में गाइडलाइन बनी है कि जिस जिले के जहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, होशंगाबाद में केसेस हुए हैं 35-40 केसेस यहाँ हुए हैं, उसके हिसाब से गाइडलाइन। नरसिंहपुर में एक भी मामला नहीं आया, वहाँ की वैसी गाइडलाइन है। तो ये स्थानीय स्तर पे जिला प्रशासन को जो अपना आपदा प्रबंधन समिति है, जिसमें जिले में सम्मानीय विधायकगण और अधिकारी होते हैं, इस तरह से सब डिवीज़न में भी लोग बैठते हैं, आपदा प्रबंधन तय करता है कैसे चलाना है। सिवनी मालवा का जहाँ तक सवाल है, मेरा अब ये मानना है कि चूँकि 17 तारीख के बाद नई गाइडलाइन भारत सरकार जारी करेगी और इसमें सैद्धांतिक रूप से तय हुआ है कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से इसमें रणनीति बनाएं कि उनको कैसे इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और कमोबेश यही स्थिति जिला प्रशासन के साथ भी अपेक्षा की है कि जिला प्रशासन जिले को कैसे आगे ले जाना चाहता है। लोग सुरक्षित रहें, लोग स्वस्थ रहें और व्यवस्था चलती रहे, आर्थिक गतिविधियाँ भी चलें और लोग सुरक्षित भी रहें। इसके लिए जिला प्रशासन अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अरेंजमेंट्स करता है और मुझे लगता है 17 तारीख से वो चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। अभी जो व्यापारियों की मांग की बाजार खुलने को लेकर तो किस तरीके का आश्वासन है? नहीं, मुझे लगता है ये दुकानें बहुत दिनों तक हम बंद नहीं रख पाएंगे। बाज़ार में गतिविधियां चालू होंगी, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाना लोगों का भी कर्तव्य है, व्यापारियों को भी इसके मापदंड तय करने पड़ेंगे। कई जैसे किराना, सिवनी मालवा में किराना बाज़ार है, अगर उसको खोलेंगे तो इतनी पास और कितने कंजेस्टेड एरिया है वो कि वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होगा नहीं। मुझे लगता है आपस में व्यापारियों को तय करना पड़ेगा कि भाई ऑड इवन कर लेंगे, पहली तीसरी दुकान आज खुलेगी, दूसरी चौथी दुकान कल खुलेगी, इस तरह से वो तय करेंगे। स्थानीय प्रशासन इसमें कर लेगा, विधायक जी हैं और अनुभाग के लोग हैं, ये बैठकर उन चीज़ों को तय करा देंगे। मुझे लगता है कि आसानी होगी। बाज़ार खुलेगा, बाज़ार को जैसे अभी एक दिन किराना व्यवसाय, दूसरे दिन लोहा, हार्डवेयर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की शॉप्स जो हैं वो, तीसरे दिन फोटोग्राफर्स हैं, दूसरे हैं, इस तरह की चीज़ें जो लोगों को आवश्यक वस्तुओं की लगता है वो हो जाएंगी।
सब्जी बाजार हफ्ते में 2 दिन अभी दूसरे जिलों में भी खुल रहे हैं, मुझे लगता है हफ्ते में 2 दिन सब्जी बाजार का प्रावधान होगा। लेकिन उन चीज़ों को, इन पर निर्णय होगा स्थानीय स्तर पे। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि बैठकर ये तय करेंगे कि यहाँ के हिसाब से व्यवस्था कौन सी ठीक रहेगी। और स्वाभाविक रूप से सुविधाएं मिलेंगी, वो मिलना भी चाहिए, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग और इस कोरोना वायरस का जो एक आपदा है उसको सबसे पहले जहन में रखते हुए, क्योंकि हम और आप सभी चिंतित हैं। हमारे कितने जो हेल्थ सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर, नर्सेज हैं, पुलिस पर्सनल हैं, यहाँ तक कि पत्रकार मित्र हमारे कितने कोरोना पॉजिटिव आए हैं, हिंदुस्तान में परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रख के ही कितनी सुविधाएं लेना है, कितनी सुविधाएं देना है, इस पर हमको तय करना पड़ेगा। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा समस्या जो गरीब तबके को आ रही है, तो उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? मैं लगता है मुझे इस देश में गरीब की अपेक्षा से ज़्यादा सरकारों ने मदद की है। गरीब ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतने भीषण लॉकडाउन, इस भीषण महामारी में सरकारें इस स्तर पर आकर मदद करेंगी। भारत की सरकार ने पहली बार जो सीधा डिजिटल ट्रांजैक्शन का अगर सही मानों में उपयोग हुआ है इस देश में माननीय मोदी जी की सरकार का, तो इस आपदा के समय हुआ है। गरीब के खाते में पैसा भेजने का काम हो, गरीब के सिलेंडर की सब्सिडी भेजने का काम हो, गरीब को पेंशन भेजने का काम हो, प्रदेश स्तर पर संबल के माध्यम से मदद का काम हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजदूरों को सीधा पैसा भेज, हर कोई गरीब ऐसा नहीं जिसके खाते में हजारों रुपए की राशि न पहुंची हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं 3-3 माह का इकट्ठा देने का हमने काम किया है, 3-3 माह का इकट्ठा चावल देने का हमने काम किया है। तो हर व्यक्ति, मतलब बहुत खाने पीने की बहुत किल्लत नहीं है, ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। अब और नया जो नियम बनाया है, अगर सड़क पर कोई जलगांव का व्यक्ति जा रहा है, उसके पास राशन नहीं है, तो यहाँ अधिकार है कर्मचारियों के पास कि उस प्रवासी मजदूर को उसी हिसाब से राशन दिया जाएगा जैसा स्थानीय बीपीएल कार्डधारी को दिया जाता है। तो कार्ड और जो आपके आधार ये हैं वो गौड़ हो गए हैं। इस समय व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है। अगर वो कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, मतलब उसकी मदद करना हाईएस्ट प्रायोरिटी है, सरकार करेगी भी। प्रवासी मजदूर लगातार सफर कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो उनको लेकर किस तरीके की व्यवस्था? नहीं, मैं आपको बताऊं, चूंकि फिर मैं वही बात कहूंगा कि ये बड़ी आपदा है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संजीदगी के साथ हैंडल किया है, पूरी दुनिया इस बात का लोहा मानती है। आप देखो, इटली है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये ऐसे देश हैं जो व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाते थे, वो कोरोना की चपेट में है। और हमारा देश व्यवस्था के हिसाब से चलता था, हम परिस्थितियों के हिसाब से चलते थे और हमने परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की कोशिश की। ये बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान की, हमारे प्रधानमंत्री जी की है। और मुझे लगता है चीज़ें कमोबेश हमारे नियंत्रण में हैं और बहुत धीरे धीरे सही, लेकिन सारी चीज़ आएंगी। और अभी जो बड़ा पैकेज जो देश के लिए दिया है, इसमें व्यापारी भी शामिल है इस पैकेज के अंदर, इसमें एमएसएमई सेक्टर का आदमी भी शामिल है, छोटा उद्योगपति शामिल है, गरीब शामिल है, जनधन का हमारा जो हितग्राही है वो शामिल है, किसान, एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें शामिल किया गया है। आप देखना, हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री की लीडरशिप में जो एक प्रोग्राम बनाया है 1 साल के लिए, ये 20 लाख 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लंबे समय के लिए नहीं है, ये 1 साल के अंदर इस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो मुझे लगता है कि आर्थिक गतिविधियां चलती रहेंगी, बहुत समस्या नहीं आना। समस्या केवल कोरोना की है, उससे सबको निपटना है, आपको भी निपटना है, मुझे भी निपटना है, समाज को भी निपटना है, व्यापारी को भी निपटना है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें आपस में सामंजस्य बना के हम इसको बेहतर तरीके से शायद निपट सकते हैं। यही हमारे पास एक विकल्प है और यही, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार गरीबों के लिए काम कर रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, फिर क्या कारण आपको लगता है कि मजदूरों का पलायन? नहीं, स्वाभाविक रूप से मैं एक बात बताऊं, मैं और आप भी हैं, अगर आप कहीं पर हैं, किसी दिल्ली में आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और आपको वहाँ लॉकडाउन किया जाता है, स्वाभाविक रूप से आपके मन में आएगा कि परिवार के साथ चलना चाहिए मुझे। आदमी को संकट के समय अपना परिवार याद आता है, अपना वतन याद आता है। हिंदुस्तान में 6 करोड़ लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह रोजगार की तलाश में या काम के लिए जाते हैं। उन 6 करोड़ लोगों को अपने घर जाने की जल्दी है। अब आप कल्पना करिए, 6 करोड़ को हिंदुस्तान के कोनों कोनों में लोग घबराहट में पैदल निकल गए, कोई ट्रक पे चला गया, कोई कैसे चला गया। तो ये विषम परिस्थितियां थीं, लेकिन सरकार ने बहुत सावधानी से निर्णय करके, राज्य सरकारों के सहयोग से, बसेस के माध्यम से, अब ट्रेन चला के जहाँ जो बन सका है लोगों को भेजने का काम किया। मुझे लगता है अभी भी
1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको सरकार अलग अलग अपने गंतव्य स्थल भेजने का काम कर रही है। और दूसरा, उद्योग भी दोबारा चालू कराए हैं, व्यावसायिक गतिविधियां भी दोबारा चालू कराई हैं, जिससे लोगों का पलायन रुके और लोग अपने कामों में लगें। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में ये स्थिति लगभग बनी हुई थी कि मुख्यमंत्री जी ने जब बोला था कि मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्थाएं की जाएंगी, लगभग 10 से 15 दिन का समय लगा। उसके बाद मजदूरों के लिए बस की व्यवस्था हो पाई। हजारों मजदूर इस बीच उन 10-15 दिनों में पैदल नहीं, मैं बताऊं आपको, हर व्यक्ति ने मदद की है। सामाजिक संस्थाएं इटारसी, आप यहाँ सिवनी मालवा में खुद देखें, सामाजिक संस्थाएं काम करती रहीं, अच्छा काम किया है लोगों ने। मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों को कोटा से लाने में, इंदौर भोपाल से लाने में खुद लगा रहा। हमारे विधायक जी हिंदुस्तान में जहाँ भी इनके क्षेत्र के लोग थे, ये लगातार पार्टी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ये लोगों को लाने में लगे रहे। हर व्यक्ति ने काम किया है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा थी। हिंदुस्तान में 5-6 करोड़ लोग एक साथ घर जाना चाह रहे थे। उस समय जो आपका पब्लिक जो कन्वेंस था वो बंद था, रेल बंद थी, बस बंद थी। रेल बंद हो, बस बंद हो, 5-6 करोड़ लोग गंतव्य स्थल पर पहुंचाना हो, आपको भी अगर ये जिम्मेदारी दे दी जाए, आप ये करिए, तो आसानी से नहीं हो सकता था। स्वाभाविक रूप से परेशानी हुई है और इस बात की सरकार को भी ध्यान है और आम आदमी भी समझता है कि इतने लोगों को एक साथ घर भेजने मुश्किल आई है और इसी कारण से सरकार चिंता भी कर रही। जिस तरीके से प्रशासनिक और पुलिस का अमला, स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बल्कि उनका हृदय से अभिनंदन, आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, यहाँ तक कि नगर में जो सफाई कर्मचारी है उससे लेकर और जिले का CMHO तक, पुलिस के लोग, प्रशासनिक सेवा में लगे पटवारी, ग्राम का वो चौकीदार, कोटवार, जो कि आज नीली वर्दी पहनकर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चौकसी का काम कर रहा है। इन लोगों ने राष्ट्रहित में, समाज हित में जो काम किया है, वो आगे आने वाली पीढ़ियां कभी इसको विस्मृत नहीं कर सकती। मैं तो इस क्षेत्र का जनसेवक होने के नाते, नागरिक होने के नाते इस बात को बहुत गर्व से कहता हूं कि हमें फ़ख्र है, हमारे जो साथी हैं स्वास्थ्य विभाग के, पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के और नगर पालिकाओं के, समाज सेवी संस्थाओं के, समाज के लोग, इन्होंने बहुत बड़ा परिश्रम करके काम किया है। और ये 60 दिन जो इन्होंने निकाले हैं, जिस तरह से वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना के रखा है, परिस्थितियों को बिगड़ने नहीं दिया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनका परिवार खुशहाल रहे। ईश्वर से यही कामना कर सकता हूँ। थैंक यू। आम जनता जो घरों में रहकर सहयोग करती है, उन लोगों के लिए कोई संदेश? स्वाभाविक रूप से बगैर आम जनता के सहयोग के इस देश में कुछ नहीं हो सकता था। लोगों ने जो सहयोग किया है, मोदी जी के एक आह्वान पर लोगों ने जनता कर्फ्यू लगाया। मोदी जी के आह्वान पर 25 मार्च के बाद लोगों ने घर में रहना स्वीकार किया। पूरे हिंदुस्तान को एक साथ 135 करोड़ आबादी को घरों के अंदर रखना, ये दुनिया में आश्चर्य का विषय है। एक हिंदुस्तान के लोगों का ही कमाल था कि उन्होंने इतनी चुनौती को स्वीकार किया और सहजता से उन्होंने सहयोग करके देश में, इसलिए सरकार भी उनके लिए काम कर रही। लोगों ने सरकार के आह्वान का, प्रधानमंत्री के आह्वान पर घरों में रहना स्वीकार किया, तो प्रधानमंत्री जी ने उससे बड़े मन से, पूरी ताकत से वित्तीय प्रबंधन किया और देश का नागरिक परेशान ना हो, व्यापारी परेशान ना हो, आम गरीब आदमी परेशान ना हो, कर्मचारी परेशान ना हो। इन सब के लिए एक बड़े फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और देश में, मुझे लगता है, देश को आगे बढ़ाने में भी कामयाब होंगे वो।